यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू ऑल। और आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर एनसीएफ के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है उसमें गणित के शिक्षण के बारे में क्या बातें बोली है और एक गणित शिक्षण करवाते समय टीचर के दिमाग में क्या-क्या बातें होना चाहिए, किस हिसाब से टीचर को एक गणित का शिक्षण करवाना चाहिए, वो सारी चीजें आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे। यानी कि पूरा का पूरा एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो गणित के बारे में क्या-क्या बोलता है और किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अराइज होते हैं, पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सेशन को बिल्कुल ध्यान से देखना है। हर एक पॉइंट को जो आपको लग रहा है कि नया है, आपको उसे नोट डाउन कर लेना है। बाकी सारी चीजें बिल्कुल बेसिक रहेगी, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सीडीपी यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में उसका शिक्षण शास्त्र पढ़ चुके हैं, यानी कि पेडागोजी पढ़ चुके हैं। तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। किसी भी एक सब्जेक्ट पर आप अच्छे से कमांड कर लो, एक सब्जेक्ट की पेडागोजी अच्छे से कर लो, कोई भी सब्जेक्ट आपका फिर वीक नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक एक पॉइंट को पढ़ना हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो चीजें न्यू लगेगी आप उसे नोट डाउन करते हुए चलेंगे। चलिए, सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले एनसीएफ जो है मैथ्स के बारे में क्या-क्या बोलता है। गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे का गणितीयकरण की क्षमताओं का विकास करना है। बच्चे के अंदर जो मैथ्स को लेकर जो थिंकिंग है, उसकी जो सोच है, मतलब बच्चा गणित को कितने अच्छे तरीके से समझ पा रहा है, उसके अंदर बातचीत कर पा रहा है, उसके कौशल विकसित हो चुका है। तो मेन गणित को पढ़ाने का लक्ष्य क्या होना चाहिए? बच्चों को पास करवाना नहीं, बल्कि गणितीयकरण करना। बच्चों का मैथ्स से परिचित करवाना, बच्चों के अंदर गणित को लेकर जो भय है, उसको दूर करना ही सबसे बड़ा यहाँ पर उद्देश्य रहेगा। दूसरे पॉइंट की यदि हम लोग बात करें तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर बोल रहा है, स्कूली गणित में लाभप्रद क्षमताओं का विकास करना, विशेषकर अंक ज्ञान से जुड़ी क्षमताएं, सांख्यिकी संक्रियाएं, माप, दशमलव व प्रतिशत का ज्ञान दिया जाता है। यदि हम लोग स्कूली गणित की बात करें, जो कि करिकुलम में दिया गया है, उसमें बच्चों को लाभ हानि सिखाया जाता है। ठीक है, विशेषकर अंक ज्ञान से जुड़ी जितनी भी क्षमताएं होती है, जैसे बच्चों को सांख्यिकी संक्रिया यहाँ पर सिखा दी जाती है, मापतोल करना, दशमलव भिन्न क्या होते हैं, दशमलव का विकास कैसे हुआ, ये सारी चीजें, प्रतिशत वगैरह का बेसिक ज्ञान यहाँ पर बच्चों को दिया जाता है। ठीक है, तो स्कूली गणित में ये सारी चीजें होती है, लेकिन ये सिर्फ इतना ही पॉसिबल नहीं है। हमें बच्चों को साथ ही यहाँ पर व्यवहारिक ज्ञान देना भी बहुत जरूरी है। ये तो ऐसा हो जाता है कि बच्चा एक तरीके से एक प्रश्न आ गया, उसका सॉल्यूशन निकाल कर आंसर कर देता है, इतना ही सफिशिएंट नहीं है। हमें बच्चों के दैनिक जीवन में भी इन चीज़ों को कनेक्ट करके बताना है कि दैनिक जीवन में ये सारी चीज़ें आपके कहाँ पर प्रयोग में आती है। ठीक है, मतलब बच्चों को एक तरीके से व्यावहारिक ज्ञान देने की यहाँ पर बात की जाती है। ओके, अगले पॉइंट की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। बच्चे के साधन को विकसित करना चाहिए ताकि वह गणितीय ढंग से सोच सके, वह तर्क कर सके, मान्यताओं के तार्किक परिणाम निकाल सके और अमूर्त सोच को समझ सके। मतलब अमूर्त रूप में चीज़ों को समझ सके। क्या चीज़ यहाँ पर बोली गई है, क्या करना चाहिए? बच्चे का जो कौशल है, बच्चे के जो स्किल्स है, उसको और ज़्यादा डेवलप करना चाहिए ताकि वो गणितीय ढंग से सोच सके। मतलब उसका जो चिंतन है, वो एक गणितीय रूप में आ सके, वो तर्क कर सके, तर्क-वितर्क कर सके, ठीक है? रिज़ल्ट निकाल सके और अमूर्त चिंतन वो यहाँ पर कर सकता है, क्योंकि बच्चों के सामने यदि हम लोग कुछ मूर्त चीजें पेश कर रहे हैं, तो उसके आधार पर वो अमूर्त चिंतन कर लेना चाहिए, या फिर एक कल्पनात्मक चिंतन की क्षमता उस बच्चे के अंदर आ जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक पूरा क्लियर है। अगले पॉइंट की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? गणित माध्यमिक स्कूल तक एक अनिवार्य विषय होना चाहिए। ठीक है, अनिवार्यता कर देना चाहिए कि सभी को ये पढ़ाना आवश्यक है, सभी बच्चों को ये पढ़ना आवश्यक रहेगा। ठीक है, तो ये एक अनिवार्य विषय होना चाहिए। बच्चे गणित से भयभीत होने की बजाय उसका आनंद उठाएँ, क्योंकि नॉर्मली हम लोग मानते हैं कि बच्चों के मन में मैथ्स का फ़ियर बहुत ज़्यादा रहता है, मैथ्स को वो एक भूत की तरह कंसीडर करते हैं, तो वो मैथ्स को एन्जॉय करें, ऐसी उनकी प्रवृत्ति हमें बनानी होगी। बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखे, गणित के सूत्रों व यांत्रिक प्रक्रियाओं से आगे भी बहुत कुछ होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ़ सूत्र रटना या फिर कुछ यांत्रिक चीज़ें सीख लेना ही सफिशिएंट नहीं है, गणित में सीखने के लिए बहुत सारे व्यावहारिक ज्ञान की चीज़ें भी होती हैं, तो बच्चा हर एक चीज़ को अच्छे से समझे, अंडरस्टैंडिंग उसकी मैथ्स पर बन जानी चाहिए। ठीक है? बच्चे गणित को एक ऐसा विषय माने जिस पर वे आपस में बातचीत कर सकते हो, जिसमें संप्रेषण हो सकता हो। संप्रेषण मीन्स क्या होता है? जिसमें कम्युनिकेशन हो सकता हो, ठीक है? बच्चे आसानी से बातचीत कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए एक-दूसरे से, तो ये सारी चीज़ें आती है गणित के अंदर। मतलब ओवरऑल अभी तक हमने जितना पढ़ा उससे क्या-क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही है, या फिर क्या सार कंक्लूज़न आप निकाल पा रहे हैं? लक्ष्य क्या-क्या होते हैं? एक तो हमने देखा कि गणितीयकरण हो बच्चों का, बच्चा गणित में तर्क-वितर्क कर पाए, ठीक है? मतलब बच्चे के लॉजिक यहाँ पर विकसित हो जाना चाहिए, एक कौशल बन जाना चाहिए गणित का,
एक व्यावहारिक गणित हमने पढ़ा कि बच्चे का जो ज्ञान है, वो व्यावहारिक गणित से संबंधित होना चाहिए, मतलब अपने दैनिक जीवन में भी इन सारी चीज़ों का प्रयोग कर पाए, ना कि सिर्फ़ वो चीज़ें बुक्स के अंदर बनी हुई रह जाए, ठीक है? व्यावहारिक संप्रेषण हो सके, बातचीत हो सके, कम्युनिकेशन हो सके, एक व्यावहारिक गणित का ज्ञान बच्चे के पास होना चाहिए और ये चीज़ कि गणित का जो भय है, वो बच्चों के मन से हटाना है और गणित को एक मज़ेदार सब्जेक्ट बनाकर पढ़ाना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है और गणित माध्यमिक स्कूल तक एक अनिवार्य विषय के रूप में माना जाना चाहिए, ठीक है? ये इसका सार है, आगे थोड़ा-सा हम लोग बढ़ेंगे। बच्चे सार्थक समस्याएँ उठाएँ और उन्हें हल करें। बच्चों के सामने जब बच्चों को प्रॉब्लम दी जाती है, तो वो प्रॉब्लम को समझे, समस्याओं को समझे और उनका हल करने की कोशिश करें। ठीक है? बच्चे अमूर्त का प्रयोग संबंधों को समझने, संरचनाओं को देख पाने और चीज़ों का विवेचन करने, कथन की सत्यता या असत्यता को लेकर तर्क करने में एक कौशल हो पाए, मतलब उनके अंदर वो एक विकसित हो पाए। ठीक है? क्या-क्या चीज़ें बच्चा अमूर्त चिंतन का प्रयोग करके, मतलब जो चीज़ें उसके सामने रखी, उसके बेसिस पर वो एक कल्पनात्मक आधार पर चीज़ों को समझे, संरचनाओं को समझ पाए, उनका विवेचन, व्याख्या कर पाए, उनकी सत्यता और असत्यता की जाँच कर पाए, मतलब ये सारे कौशल बच्चों के अंदर विकसित हो जाने चाहिए। कौन बोलता है ये सारी चीज़ें? एनसीएफ बोलता है और टीचर को विकसित कौन करेगा? एक टीचर ही बच्चों के अंदर ये सारी स्किल्स को डेवलप कर सकता है। बच्चे जो है गणित की मूल संरचना को समझे, अंकगणित है तो क्यों है, बीजगणित का क्या सार है, रेखागणित, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, स्कूली गणित सभी मूल तत्व अमूर्त की प्रणाली, संगठन और सामान्यीकरण के लिए मुहैया करते हैं। तो गणित क्यों पढ़ाई जाती है? अंकगणित पढ़ने से बच्चों को क्या लाभ होंगे या फिर वो दैनिक जीवन में इसका कहाँ प्रयोग कर सकते हैं? ऐसे एक व्यवहारिक ज्ञान के माध्यम से बच्चों को गणित पढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है? आगे बात करते हैं अध्यापक कक्षा में प्रत्येक बच्चे के साथ इस विश्वास के आधार पर काम करे कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद को ये मानकर बैठे होते हैं कि वो मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा वीक है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। तो ये एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो क्या करे, इस आधार पर, इस बेस को लेकर चले कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, चाहे उसे डिस्कैल्कुलिया ही क्यों ना हो, यानी कि गणित के विकार ही क्यों ना हो, फिर भी बच्चा यहाँ पर चीज़ों को लर्न कर सकता है। सिखाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हम सारे टीएलएम जो है वो पढ़ चुके हैं कि बच्चों को हम जियो बोर्ड, जियो बॉक्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके माध्यम से यहाँ पर बच्चों को ज्ञान दे सकते हैं। फिर यहाँ पर बताया गया है समस्या समाधान की युक्तियाँ, यानी कि अमूर्तता, परिमाणन, सदृश्यता, स्थिति विश्लेषण, समस्या को सरल रूप में बदलना, अनुमान लगाना, उसकी पुष्टि करना, ठीक है? मतलब उसका एक पुष्टि कर देना कि ये चीज़ें कैसे हो रही है। बच्चों को सिखाना, ये सारी युक्तियाँ एक टीचर को अपनानी चाहिए। आगे हम लोग बात करेंगे गणित व अन्य विषयों के अध्ययन के बीच संबंध बनाने की भी आवश्यकता है। जब बच्चे ग्राफ बनाना सीखते हैं तो उन्हें भूविज्ञान सहित विभिन्न विज्ञानों के कार्यात्मक संबंधों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित यहाँ पर किया जाना चाहिए। क्या चीज़ यहाँ पर बोली गई है? गणित व अन्य विषयों के अध्ययन के बीच में संबंध बनाएँ, ठीक है? एक बच्चा जो है गणित, विज्ञान के बीच में रिलेशन बिठा पाए। गणित और जो दूसरे सब्जेक्ट हो गए, जैसे कि हमारे सोशल साइंस में हम लोग जियोग्राफी वगैरह पढ़ रहे हैं, भूगोल वगैरह पढ़ रहे हैं, तो उसमें गणित के साथ एक रिलेशन बिठा पाए, बच्चे ग्राफ बनाना सीख पाएँ, ठीक है? तो भूविज्ञान सहित सारी जानकारी बच्चों को मिलनी चाहिए और बच्चों को इस प्रकार की एक्टिविटी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल बेसिक बातें यहाँ पर बोली गई है कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं। 1 सेकंड। चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है? फिर हम लोग देखेंगे प्राइमरी लेवल पर और सेकेंडरी लेवल पर पढ़ाने के क्या-क्या उद्देश्य यहाँ पर रहते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित करवाया जा सकता है? क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है? कक्षा 5 के जो विद्यार्थी हैं, उन्हें समतल आकृतियों के क्षेत्रफल, मतलब कि यहाँ पर बेसिक सी बात है कि क्षेत्रफल बच्चों को एरिया के बारे में सिखाना है। कोई भी हो सकता है, आयत का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जितने भी क्षेत्रफल होते हैं, ठीक है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो बच्चों को ये चीज़ सिखानी है। तो कैसे परिचित करवाया जा सकता है? किसके द्वारा परिचित आप बच्चों को करवाओगी? सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने है, आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाते हुए और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करते हुए आयत के क्षेत्रफल की गणना करना। ये आपका पहला ऑप्शन है, ठीक है? दूसरा ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात करना। तीसरा ऑप्शन है, इकाई वर्गों की गणना की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करना। फोर्थ ऑप्शन है, विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, कॉमा पत्तों, कॉमा पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापना।
देखो, हम लोग क्या बोलते हैं प्राइमरी लेवल की यदि हम लोग बात करें या फिर कक्षा 5 का भी विद्यार्थी है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है बच्चों को एक व्यावहारिक रूप से ज्ञान दिया जाता है। तो अब आप बताइए इसने ये तो बोला नहीं था कि आयत के क्षेत्रफल की गणना कैसे करेगा? सिर्फ उसने पूछा था समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना कैसे करेगा? तो पर्टिकुलर यहाँ पर आयत की नाम ले लिया है, ठीक है? बच्चों को आप आयत का लंबाई-चौड़ाई का पता लगाना सिखा रहे हो, उसके क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग कर रहे हो, ठीक है? मतलब आप एक तरीके से निगमन विधि का प्रयोग कर रहे हो कि सबसे पहले सूत्र बता रहे हो इस तरीके से, तो ये नहीं चलेगा। हम लोग ये बोल सकते हैं कि सूत्र का प्रयोग करने से भी बहुत अच्छे तरीके हमारे पास हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात करना, सूत्र कैसे निकालते हैं? ये भी ठीक नहीं बैठ रहा है। इकाई वर्गों के गणना की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करना, मतलब कहीं न कहीं हम तीनों ऑप्शन क्या बोल रहे हैं हमें कि आपको क्या करना है क्षेत्रफल निकालना आप बता रहे हो सूत्र के माध्यम से, तो ये भी गलत हो गया। ये 4th ऑप्शन जो है ये आपको पूरा का पूरा व्यावहारिक ज्ञान के बारे में बता रहा है। व्यावहारिक ज्ञान कैसे बता रहा है कि बच्चे के पास ना कोई भी हथेली है मतलब उसका खुद का हाथ है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे होगा वो निकालने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। कुछ पत्ते दिए हुए हैं, इस तरीके के कुछ पत्ते लीव्स है, तो उसके माध्यम से बच्चों को दिया जा रहा है। पेंसिल का क्षेत्रफल निकालने की जानकारी बच्चों को दी जा रही है, आपके सामने पेंसिल है, आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? एक व्यावहारिक ज्ञान यहाँ पर दिया जा रहा है, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पर आंसर आपका क्या होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ से बच्चों को एक व्यावहारिक जानकारी दैनिक जीवन के माध्यम से बच्चा चीजों को ज्ञात करेगा, यानी कि मूर्त से अमूर्त चिंतन की तरफ बढ़ेगा, तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला पॉइंट की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है। स्कूली गणित शिक्षण शिक्षा की कुछ समस्याएं। जब स्कूल में गणित शिक्षा दी जाती है तो कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो कौन कौन सी वो समस्याएं होती है? देखो, बहुत से बच्चे ना गणित से बहुत ही ज़्यादा डरते हैं, जैसे कि हमने अभी बात करी और इस विषय में असफलता से भयभीत रहते हैं कि वो कहीं फेल ना हो जाए, असफल ना हो जाए। वे जल्दी ही गणित की गंभीर पढ़ाई से विमुख हो जाते हैं, मतलब जल्दी वो अपना एरिया यहाँ से चेंज कर लेते हैं कि चलो स्टार्टिंग जैसे-तैसे हमने पढ़ लिया, आगे हम कभी भी गणित नहीं पढ़ेंगे। मतलब गणित उनके लिए एक तरीके से फ़ियर बन चुका है, एक तरीके से डर, फ़ोबिया बच्चों के अंदर बैठ चुका है गणित को लेकर के, वो गणित में अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं अगर उनके मन में ये थिंकिंग है तो कहीं न कहीं टीचर, अध्यापक इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। देखो, यह पाठ्यक्रम केवल इससे विमुख होने वालों के लिए ही निराशाजनक नहीं है, बल्कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए भी कई चुनौती नहीं पेश करती है। देखो, यहाँ चीज़ बताई गई है कि जो बच्चे विमुख हो जाते हैं, साथ ही जो प्रतिभाशाली बच्चे भी होते हैं, उनके लिए भी गणित को लेकर बहुत ही फ़ियर मन में बना हुआ रहता है। अगला है अगला पॉइंट यहाँ पर क्या बोल रहा है, समस्याएँ, अभ्यास और मूल्यांकन पद्धति यांत्रिक होती है और दोहरावग्रस्त होती है। जैसे कि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम बच्चों को दी गई, क्वेश्चन दिया गया, उसका सॉल्यूशन बच्चे ने निकाला, फिर उसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन, फिर उसका सॉल्यूशन। तो ये चीज़ें क्या हो गई, काफ़ी ज़्यादा यांत्रिक हो गई, बार-बार दोहराव करने वाली, मतलब बार-बार चीज़ें रिपीट करने वाली हो गई। इसकी वजह से बच्चों का जो है सब्जेक्ट बिल्कुल एक तरीके से नीरस बन जाता है। क्योंकि ज़्यादा इसमें क्या करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ना ज़्यादा प्रयोगशाला से रिलेटेड कोई काम है या फिर कोई दूसरी अदर एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को गणित दिया जा सकता है, तो ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम दी जाती है, उसको सॉल्व कर लिए, अभ्यास करना, मूल्यांकन करना, यही सारी चीज़ें होती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ये दोहरावग्रस्त होती है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, बच्चा काफ़ी ज़्यादा नीरस हो जाता है, एक पैसिव लर्नर बन जाता है एक तरीके से। इसमें संगणना पर अत्यधिक जोर दिया जाता है, मतलब वही संगणना मतलब कैलकुलेशन पर इन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। इसमें स्थानिक चिंतन जैसे गणितीय क्षेत्रों को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक हम लोग गणित का यहाँ पर मान सकते हैं। अगर हम लोग पर्टिकुलर टीचर की भी बात करें तो अध्यापकों में आत्मविश्वास और तैयारी की कमी है और उन्हें आवश्यक मदद भी नहीं मिल पाती। ये स्कूल करिकुलम स्कूल डिपार्टमेंट की बात हो गई कि टीचर को पर्याप्त सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से गणित का शिक्षण इतने अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है। ठीक है? आगे हम लोग यदि बात करें प्री प्राइमरी लेवल पर गणित हमें कैसे बढ़ाना चाहिए, तो यहीं से आपके मोस्टली क्वेश्चन अराइज़ होते हैं कि कक्षा 3 का एक बच्चा है, कक्षा 2 का एक बच्चा है, वो अध्ययन कैसे करेगा या फिर किस विधि के माध्यम से उसे अध्ययन करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है, सारा अधिगम खेल के माध्यम से होता है। बच्चों को कैसे पढ़ाना है? खेल-खेल में पढ़ाना होगा। उपदेशात्मक संप्रेषण के ज़रिए नहीं। उपदेशात्मक मतलब उपदेश देना या फिर संप्रेषण करके, बातचीत करके बच्चों को पढ़ाई नहीं करवाई जा सकती है। प्री प्राइमरी लेवल पर, पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को खेल के माध्यम से, खेल-खेल में ही सारी चीज़ें सिखा दी जाती है। गिनती को क्रम में रटने की बजाय हम लोगों को रटवाई नहीं जाती थी, 1 से लेकर 100 तक गिनती बोलो, फिर उल्टी गिनती बोलो। तो यहाँ पर इसमें रटने की बजाय बच्चों को ये सीखने और समझने की ज़रूरत है कि छोटे समुच्चयों के संदर्भ में नाम के खेल और संख्या में और गिनती एवं मात्रा में क्या जुड़ाव है। मतलब हम लोग जब बच्चों को ये गिनती सिखा रहे हैं
कुछ भी संख्याएँ वगैरह की जानकारी दे रहे हैं, तो उनकी रियल लाइफ़ से कनेक्ट करके बता सकते हैं कि आपकी जन्म तारीख क्या है, इस चार्ट पर संख्या चार्ट हमने पढ़ा है, राइट? जियोग्राफ हमने सारी चीज़ें पढ़ी, तो उसमें हमने देखा था संख्या चार्ट जब बच्चों को पढ़ाया जाता है, जब गिनती वगैरह पढ़ाए जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाता है कि वो उनकी रियल लाइफ़ से कनेक्ट हो। लाइक आपकी जन्म तारीख क्या है? आपके घर से आपके स्कूल की दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है, तो वो संख्या चार्ट बच्चों के सामने रहता है, वो फाइंड आउट करते हैं कि मेरे घर से स्कूल की दूरी ये है। इवन नंबर सम संख्याओं को फाइंड आउट करिए इस ग्राफ में, ऑड नंबर विषम संख्याएँ जो होती हैं उनको फाइंड आउट करिए। तो इस तरीके से बच्चों की समझ को विकसित करना है, ना कि बच्चों को चीज़ों को रटवाना है। सरल तुलनाएँ और वर्गीकरण करना बच्चों को हो सिखाना होगा हमें यहाँ पर। बच्चों को अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उनकी भाषा को प्रोत्साहित करना। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जिस लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन यहाँ पर दिया जाना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग बात करें यदि प्राइमरी लेवल की प्राथमिक स्तर की, तो बच्चे में गणित के लिए सकारात्मक रुझान और रुचि विकसित करना। सबसे मेन फोकस हमारा किस चीज़ पर होगा कि बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो, बच्चे का एक इंटरेस्ट जागृत हो मैथ्स को पढ़ने के लिए, ना कि वो मैथ्स से दूर भागे। ठीक है, अगला है गणितीय खेल, पहेलियाँ और कहानियाँ सकारात्मक रुझान पैदा करने में सहायक होती है। कुछ आप गेम्स वगैरह करवा सकते हैं, कुछ पहेलियाँ आप बच्चों से पूछ सकते हैं, कहानी के माध्यम से बच्चों को गणित की जानकारी दे सकते हैं। अवधारणाओं को समझकर मूर्त से अमूर्त की तरफ विकसित करना मतलब बच्चों जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जो भी अवधारणाएँ होती है, उसको समझे और मूर्त से अमूर्त की तरफ बच्चों को ले जाया जाए। जो मूर्त यांत्रिक चीज़ें बच्चों के पास है, जो सामने अवेलेबल है, उसके माध्यम से बच्चों को कल्पनात्मक चिंतन यहाँ पर करवाया जा सकता है। और क्या पॉइंट यहाँ पर बोले गए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को गणनात्मक कौशल के अलावा पैटर्न को पहचानना, अभिव्यक्त करना मतलब अपने अपने खुद के शब्दों में अभिव्यक्त करना, ठीक है? उसे समझाने पर या समस्याओं को हल करने में आकलन करने और अनुमान करने का इस्तेमाल करने, संबंध पहचानने और संप्रेषण व तर्क की दृष्टि से भाषागत कौशल का विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। सारी चीज़ें एक ही पॉइंट में यहाँ पर बता दी गई है कि प्राइमरी लेवल पर क्या करना पड़ेगा। बच्चों का जो गणनात्मक कौशल है, कंप्यूटेशनल स्किल्स है, वो तो बढ़ानी ही है। साथ में हमें क्या-क्या करना है, बच्चा पैटर्न को पहचाने। कोई पैटर्न को पहचानने वाला सेशन क्या होता है, पैटर्न को पहचानना मतलब कोई भी बच्चों के सामने पैटर्न दिया हुआ है। जैसे हम लोग रीज़निंग सॉल्व नहीं करते क्या? इस तरीके से रीज़निंग में कुछ दिया जाता है हमें। एक सेकंड इसको वापस से बनाते हैं। एक बिल्कुल बेसिक सा एग्ज़ाम्पल हम लोग रीज़निंग का यहाँ पर लेते हैं। इस तरीके से मान लो बच्चे के सामने कुछ दिया हुआ है। ये और अगर आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो अब आपको यहाँ पर पैटर्न पहचानना है कि कौन-सा पैटर्न यहाँ पर लगा होगा। देखो 4 लिखा हुआ है, फिर इसका 2 में आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा या फिर आप बोल सकते हो 4 की टेबल बनाई गई है। 4 एकम 4 होता है, दूना 8 होता है, 4 तिया 12 होता है, 4 चौक 16 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए? यहाँ पर हमारा 20 आ जाना चाहिए, यानी कि 4 और 5 जो 20 होता है। तो 4 का पहाड़ा यहाँ पर बन गया है, या फिर 4 का 1 में, 2 में, 3 में, 4 में और 5 में गुणा किया गया है। इस तरीके से बच्चा पैटर्न को पहचानना चाहिए तो संख्यात्मक पैटर्न होता है। इसी तरीके से बच्चों से इस तरीके के पैटर्न भी पूछे जाते हैं। 3 यहाँ पर त्रिभुज बनाए गए हैं, ठीक है? फिर यहाँ पर 5 बनाए गए। इसी तरीके से आपके ये क्वेश्चन भी आते हैं कि ये क्या बताता है? ये बच्चों के अंदर कौन-सी कौशल को विकसित करता है? जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग करके देखते हैं। वो क्वेश्चन आपसे पूरा पूछेगा, ठीक है? 5 है, 3 है, फिर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर क्या होगा? तो वो क्वेश्चन पूछने का पेडागोजी में पर्पस ये रहता है कि इससे बच्चों का कौन-सा कौशल यहाँ पर विकसित होगा। तो बच्चों का जो पैटर्न पहचानने का जो कौशल है, वो यहाँ पर विकसित होगा क्योंकि यहाँ पर देखेंगे 1 त्रिभुज है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर आगे हो सकता है 7 भी हो, फिर वापस आपके 11 होंगे। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ये आपको सारे प्राइम नंबर्स जो है यानी हिंदी में बोले तो अभाज्य संख्या वाला जो पैटर्न है वो पहचानने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो इन्हें बोला जाता है पैटर्न को पहचानना। इसी तरीके से और भी अलग-अलग तरीके के पैटर्न होते हैं जिससे बच्चों के अंदर कौशल का विकास होता है, कुछ स्किल डेवलप होती है। अभिव्यक्त करना, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, समझना, संख्याओं को हल करना, आकलन करना, अनुमान का इस्तेमाल करना, संबंध पहचानना कि इस चीज़ में और इस चीज़ में क्या रिलेशन है, इसमें और इसमें क्या रिलेशन हो सकता है, संबंध हो सकता है। तो ये सारे कौशल बच्चों के अंदर प्राइमरी लेवल पर आ जाना चाहिए। प्री प्राइमरी लेवल पर बस बच्चों का एक व्यावहारिक ज्ञान हो जाना चाहिए। मतलब बच्चे खेल-खेल में सारी चीज़ों को सीख जाएँ। प्राइमरी लेवल पर बच्चों के अंदर ये सारी स्किल्स आ जाना चाहिए और उच्च प्राथमिक स्तर पे यदि हम लोग बात करें तो विद्यार्थी बीजगणितीय संकेतों से परिचित होते हैं और स्थान और आकारों की समस्याओं को हल करने और उनका सामान्यीकरण करने में उनका उपयोग सीखते हैं। बेसिक एक जनरल किस तरीके से चीज़ें होती है, रियल लाइफ में एग्ज़िस्ट करती है, वो सारी चीज़ें बच्चों को उच्च प्राथमिक स्तर पर आ जानी चाहिए।
आंकड़ों का प्रयोग, प्रस्तुति और व्याख्या करना बच्चों के अंदर ये कौशल आ जाता है। इस स्तर पर अधिगम विद्यार्थियों की द्विआयामी और त्रिआयामी यानी कि 2D और 3D समझ और साथ ही कल्पनात्मक कौशल बच्चों का यहाँ पर विकसित हो जाना चाहिए। ठीक है, उच्च लेवल पर क्या-क्या चीज़ें आ जानी चाहिए बच्चों को 2D, 3D की जानकारी, कल्पनात्मक कौशल विकसित हो जाना, बच्चों को बीजगणित की सारी जानकारी हो जाना, आकार को पहचानना और आकार से रिलेटेड जितनी भी समस्या होती है। जैसे बच्चों के सामने कुछ भी हमने रिप्रेज़ेंट कर दिया कि ये क्या है, इस तरीके से कुछ भी बना दिया, ठीक है? तो उसके आकार को वो समझ पा रहा है, उसका क्षेत्रफल, एरिया, जो भी चीज़ें उससे रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें फाइंड आउट कर पा रहा है। तो ये कौशल बच्चों के अंदर उच्च प्राथमिक स्तर पर विकसित हो जाना चाहिए। ठीक है? चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, अब कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आपसे बेसिकली यहाँ पर बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या बोला गया है? गणित में गणना करने संबंधित कौशल को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? मतलब एक कंप्यूटेशनल स्किल की यहाँ पर बात की गई है, यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश में, गणना कौशल को इंग्लिश में बोला जाता है कंप्यूटेशनल स्किल। बच्चों के अंदर हमें कंप्यूटेशनल स्किल को बढ़ावा देना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है? पहला ऑप्शन आपके सामने है, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करना, मतलब एक कुछ एक्टिविटी करवा के, ठीक है? सिर्फ पढ़ने वाला पॉइंट आपका यही है, ठीक है? आप पूरा ऑप्शन ना पढ़ते हुए सिर्फ हाइलाइटेड जो चीज़ें होती हैं, जो एकदम से पकड़ में आ जाती है, उनको देख लें। क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करना, संकल्पना और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास करवाना, केवल तीसरा ऑप्शन है आपका, केवल संकल्पना का ज्ञान देना, ठीक है? ये तीसरा ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन है केवल एल्गोरिदम का वर्णन करना। तो देखो केवल संकल्पना का ज्ञान देना सफिशिएंट नहीं है, केवल एल्गोरिदम मतलब इसके पीछे क्या रूल्स चल रहे हैं वो एल्गोरिदम आपने बता दिए कि ये जो है इस सिद्धांत को फॉलो कर रहा है, तो ये भी सफिशिएंट नहीं है। संकल्पना और प्रक्रियाओं को स्पष्ट कर दिया, मतलब यही वाला ऑप्शन यहाँ पर दिया है, संकल्पना और प्रक्रियाओं को स्पष्ट कर दो और फिर बाद में अभ्यास करवा दो, तो ये भी सफिशिएंट नहीं है। अभ्यास के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाशील गतिविधियाँ यानी कि कोई भी एक्टिविटी का आयोजन हम लोग यहाँ पर करवा सकते हैं, तो ये आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है? आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। छोटे विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं? छोटे विद्यार्थी है, छोटे बच्चे हैं, उन्हें हमें लंबाई की विभिन्न अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए मतलब लंबाई के बारे में पढ़ा रहे हैं, लेंथ क्या होती है, इस तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह बता रहे हैं। तो हम लोग किस युक्ति का प्रयोग कर सकते हैं? सबसे पहला है, विभिन्न लंबाई और इकाइयों को नापने वाले सामानों का यहाँ पर प्रयोग किया जाना चाहिए। अब लंबाई को मापने और इकाइयों को मापने वाले जो भी सामान हमारे पास अवेलेबल है, क्या-क्या अवेलेबल है? इंच टेप हो सकती है, कोई भी स्केल हो सकती है, कोई भी टेप हो सकती है, कोई भी यंत्र यहाँ पर हो सकता है जिसके माध्यम से बच्चा लंबाई को माप सकता है। इवन अपने जो हाथ है, हम लोग मापते हैं ना 1 गज, 2 गज इस तरीके से, वो तक यहाँ पर प्रयोग किए जा सकते हैं। तो क्या इससे बच्चा जो है कॉन्सेप्ट को समझ पाएगा? दूसरा देखना, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है नापने वाली टेप जिसके एक तरफ सेंटीमीटर और दूसरी तरफ मीटर हो, इंच टेप जिसे हम लोग बोलते हैं, उसका प्रयोग कर सकता है, उस इकाई का यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है विभाग से संबंधित चार्ट का प्रयोग, विभाग के द्वारा जो हमारा स्कूल डिपार्टमेंट है, उसने हमें जो लंबाई मापने का चार्ट दिया है, उसका हम लोग यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है सेंटीमीटर वाली रूलर और मापने वाली टेप का प्रयोग यहाँ पर कर सकता है। अब बताइए छोटा विद्यार्थी है, मान लो उसको इंच टेप की जानकारी अभी तक नहीं हो पाई, मान लो उसे चार्ट पढ़ना नहीं आता है, चार्ट समझ में नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पर तो चार्ट में थ्योरेटिकल नॉलेज है, ठीक है? फोर्थ ऑप्शन है सेंटीमीटर वाली रूलर स्केल जो है उसका प्रयोग यहाँ पर कर सकता है, तो ये भी सफिशिएंट नहीं है, हो सकता है बच्चे को इसका प्रयोग भी नहीं आता हो, तो सबसे सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 विभिन्न लंबाई और इकाइयों को मापने वाले जो बहुत सारे सामान हैं, सभी बच्चों के सामने लाकर रख दिए जाए। अब बच्चे को जिससे सही लगता है मापना वो उसके थ्रू माप सकता है, तो ये ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन है, आप आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? छोटे बच्चों को संख्या तंत्र पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है? जो छोटे बच्चे होते हैं, हम लोग उन्हें नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, तो उसके पीछे का पर्पस क्या है? क्यों पढ़ा रहे हैं हम लोग उनको? तो देखो सबसे पहला ऑप्शन है आपके सामने 4 अंकों वाली संख्या के योग मतलब कि जोड़ और व्यवकलन मतलब कि घटाव। 4 संख्या वाली जो 4 नंबर वाली 4 अंकों वाली जो संख्या होती है उसका जोड़ और घटाव करने के कौशल में वो प्रवीणता प्राप्त कर ले, मतलब उसके अंदर मास्टरी आ जाए। दूसरा ऑप्शन है बड़ी संख्याओं को पढ़ाने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, मतलब बड़ी संख्याओं को वो समझ पाए, ठीक है? मतलब एक पढ़ने में उसका एक कौशल विकसित हो जाए, मास्टरी आ जाए।
ठीक है, तीसरा ऑप्शन है 6 अंकों तक वो गणना कर पाए, मतलब 6 अंकों की समझ उसके अंदर विकसित हो पाए। और फोर्थ ऑप्शन है संख्याओं को सैकड़ा, दहाई और इकाई। हम लोग देखते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा समूह के रूप में देखना और स्थानीय मान की सार्थकता को वो समझ पाए। मतलब कोई भी संख्या सीखने से पहले बच्चों के अंदर कौन-सा ज्ञान होना चाहिए, इकाई क्या होती है, इकाई का अंक कहाँ पर आता है, फिर दहाई आती है, फिर सैकड़ा आता है। तो सबसे बेसिक जानकारी तो यही है इन चारों ऑप्शन में। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मास्टरी कर लेना मतलब उसके अंदर वो कौशल हो जाए, एक प्रवीणता उसके अंदर आ जाए, तो ये चीज़ सही नहीं है। प्रवीण होकर कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा उसे एक बेसिक जानकारी होना चाहिए। तो ये 2 ऑप्शन वैसे ही प्रवीणता को देखकर गलत हो गए। तीसरा ऑप्शन था कि 6 अंकों तक की वो गणना कर पाए, नॉट सफिशिएंट, इसने पूरा डिफाइन नहीं किया है, तो एक ही आंसर हमारे पास बचता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। बच्चों को जोड़ सिखाने के लिए किस युक्ति को आप अपना सकते हो? बच्चों को हम नॉर्मली जोड़ करना सिखा रहे हैं, ठीक है? तो भूमिका निर्वाह मतलब कि इंग्लिश में इसे बोला जाता है रोल प्ले। बहुत सारे सवाल हल करवा देना, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने उनको दे दी है कि आप इनको सॉल्व करके लाइए। तीसरा है सूचना और संप्रेषण तकनीक का प्रयोग करना, वही कम्युनिकेशन करके, बातचीत करके आप मैथ्स को सॉल्व करवा सकते हो। प्रतिरूपों यानी कि मॉडल का यहाँ पर प्रयोग करना, प्रतिरूप का मीनिंग होता है मॉडल का प्रयोग करना। बच्चों को हम लोग जोड़ सिखा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रोल प्ले करवा कर यहाँ पर सिखा सकते हैं। तो फिर आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। भूमिका निर्वाह, छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को हम लोग भूमिका निर्वाह रोल प्ले के माध्यम से चीज़ों को लर्न करवा सकते हैं। जितना ज़्यादा वो प्रयोग करेंगे उतना ही ज़्यादा उनकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बन पाएगी। ओके? चलिए, अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक अध्यापिका कक्षा में बच्चों को लाभ-हानि पढ़ाते समय चर्चा करने का अवसर देती है। यह बच्चे के किस कौशल को विकसित करेगा? बच्चों को यहाँ पर ना लाभ-हानि पढ़ाया जा रहा है, प्रतिशत पढ़ाया जा रहा है और जितने भी होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती है जैसे कि हमारा एसआई-सीआई हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो यहाँ पर चर्चा करके मतलब बातचीत करके बच्चा यहाँ पर चीज़ों को सीख सकता है। ये बच्चे के किस कौशल को बढ़ावा देगा? सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने है, एक दूसरे के विचारों को समझने में सहायता मिलेगी, व तर्क प्रोत्साहन विकसित होगा, उनकी उपेक्षा की जानी चाहिए, मतलब चर्चा को बंद करवा देना चाहिए क्योंकि ये सही तरीका नहीं है। इससे क्लास में वाद-विवाद का बच्चों के अंदर जो है वाद-विवाद कौशल बढ़ेगा, रोक देते इसको थोड़ा हो भी सकता है सही हो और इससे कक्षा का माहौल खराब होगा। तो दूसरा और फोर्थ ऑप्शन जो है मतलब बी और डी तो डेफिनिटली देखने से ही पता चल रहा है गलत होगा। अब सिर्फ हमारे सामने ऑप्शन बचा हुआ है ए और सी। क्या लग रहा है? एक दूसरे के विचारों को समझने में सहायता मिलेगी या बच्चों के अंदर जो वाद-विवाद करने का जो कौशल है, डिबेट करने की जो क्षमता है, वो यहाँ पर बढ़ेगी। तो ए और सी में सबसे अच्छा सही ऑप्शन क्या लग रहा है? ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि इससे क्या होगा बच्चों को एक दूसरे के विचारों को समझने में सहायता मिलेगी, उनका तर्क करने के प्रोत्साहन विकसित होगा। वो जो तर्क करते हैं, बातचीत करते हैं, उसको यहाँ पर प्रोत्साहन मिलेगा। तो फिर आंसर हमारा क्या हो जाना चाहिए? आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है? ऑप्शन नंबर 1 सूटेबल भी है, सी भी हो सकता था क्योंकि वाद-विवाद कौशल बढ़ेगा। डेफिनिटली ये चर्चा की ही यहाँ पर बात हो रही है। लेकिन सबसे बेस्ट आपको 1 दिख रहा है क्योंकि इससे बच्चों को प्रोत्साहन की बात की जा रही है और वाद-विवाद से क्या होता है, विचारों को समझने में मदद मिलेगी, तो वो ज़्यादा सही है। तो आंसर हमारा हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। ओके? तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन और सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके आगे की क्विज़ हम लोग नेक्स्ट सेशन में कल 2 पीएम पर कंप्लीट करेंगे। ओके? थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं 6 पीएम लाइव सेशन में।